Hi guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the topic is pharmaceutical chemistry. The introductions of a pharmaceutical chemistry in organic B Pharma first semester और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा केमिस्ट्री है जो कि हमारे साइंस के ब्रांच में आता है. उसमें हम लोग केमिकल, बायोकेमिकल, फार्माकोलॉजिकल सब के एक्सपेक्ट और भी कुछ उसके केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांचेस ऑफ ए साइंस in which the chemical, biochemical, pharmacological except of drugs. It includes synthesis, isolation, identification, structural elucidation, structural modification, ACR of a drugs, study of the chemical characteristics, biochemical changes of the drugs, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम लोग कोई भी ड्रग्स का, कोई भी मटेरियल्स का, कोई भी प्रोडक्ट्स का हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं, उसे आइसोलेशन कर सकते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन कर सकते हैं, उसका इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है उसके बारे में जान सकते हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर सकते हैं. ACR स्ट्रक्चरल एडवर्स इफेक्ट के बारे में हम लोग देख सकते हैं, इसका ACR डिटेक्शन कर सकते हैं. स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में हम लोग देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चरल एक्टिविटी क्या है, कौन से स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन, उसके इफेक्टिव को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं. केमिकल के बायोकेमिकल चेंजेस, ड्रग्स में क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कोई भी बॉडी में, कोई भी लिविंग पर्सन्स के अंदर. और उसके बाद हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, उस लिविंग पर्सन्स में क्या क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें बहुत ज़रूरी है पढ़ना. उसको पढ़ने से ही हम इन सभी के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, तो हमारा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है बी फार्मा एंड डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए और एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फार्मा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसमें कि हमें डिस्क्राइब किया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंसेस सच इज नॉन लिविंग मैटर एंड मिनरल्स. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है उस जिसमें कि डिस्क्राइब किया गया है हमारे सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कौन से सब्सटेंसेस जो कि हमारे नॉन लिविंग है या फिर मिनरल मटेरियल है. तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हम लोग लिविंग पर्सन्स के और केमिकल्स के हम लोग डिटेल्स जानते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो पार्ट से. इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि हम लोग लिविंग पर्सन, लिविंग मटेरियल्स के और मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सब्सटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो स्टडी ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड lead to the establishments of the new areas are called as the pharmaceutical inorganic chemistry. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट से हमें पढ़ना, तो ये एक ऐसा सब, ये हमें पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मेनली यूजफुल होते हैं मेडिसिनली फॉर देयर द पर्पज. मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ये मेनली यूज होते हैं, जैसे कि एस्ट्रिंजेंट है, एंटीबायोटिक है, तो उनके पर्पस में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में यूज होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. उसको जानने के लिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है. फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज के लिए यूज होते हैं
जैसे कि बेंटोनाइट, टार्क, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसीलिए हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू चेंजेस द रिएक्शंस ऑफ ए बॉडी फ्लूइड टू एसिडिफाइड और अल्कलाइन। तो हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होता है, बॉडी में जो बॉडी फ्लूइड का चेंजेस होता है आइदर एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम, उसका भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उसीलिए भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जांपल एंटासाइड्स और अल्कालाइज, ठीक है। एसिडिक मीडियम और अल्कली मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, अल्कली मीडियम में क्या होता है। एसिडिक में हमारा H+ आयन का इंक्रीज होता है और अल्कली मीडियम में हमारे NOH- आयन का इंक्रीज होता है। तो वाटर में हमारा 2 आयन है, H+ और NOH-। H+ आयन एसिडिक में इंक्रीज होते हैं, OH- वाटर में इंक्रीज, अल्कली मीडियम में इंक्रीज होते हैं। तो ये कैसे इंक्रीज होते हैं, इनका रोल क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, जो कि हमारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं हर मिनट, हर सेकेंड, हर पल पे। तो इसीलिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। रिप्लेसिंग और पॉलिशिंग द नॉर्मल कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो हमारे बॉडी फ्लूइड में जो नॉर्मल कंटेंट है उसका रीपॉलिशिंग करना, रिप्लेसिंग करना, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन है, इनका रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन हम लोग जब करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन करेंगे, तो उस टाइम पे भी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि केमिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना, तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक दैट द एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब क्या होता है, एब्रेसिव्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द क्लीनिंग एंड वाइटनिंग ऑफ द टीथ। एब्रेसिव मतलब होता है कि ये एक ऐसा ड्रग्स होता है जो कि हमारे टीथ के क्लीनिंग और वाइटनिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल डाइबेसिक, कैल्शियम। एब्जॉर्बेंट, व्हाट इज द एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स में क्या होते हैं, ड्रग्स विच आर यूज फॉर एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स एंड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल्स इन द GIT, एग्जाम्पल से कैल्शियम कार्बोनेट। तो एब्जॉर्बेंट में क्या होता है, हमारे जो ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके टॉक्सिन और बैक्टीरिया, GIT में एब्जॉर्ब होते हैं टॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर। तो एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। एडजर्बेंट, एडजर्बेंट में क्या होता है, ड्रग्स विच आर यूज्ड इन टू ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड डिसेंट्री और डायरिया और अदर disturbance of GIT due to their ability to absorb gases, toxin and bacteria। तो यहाँ पे क्या होता है, एडजर्बेंट में क्या होता है, एब्जॉर्बेंट में वो होता है एब्जॉर्ब करता है हमारे GIT में जो बैक्टीरियल टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करता है। एडजर्बेंट में क्या होता है, GIT का जो हमारे यदि GIT कोई डिस्टर्बेंस हुए हैं और डायरिया, डिसेंट्री हो रखे हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब गैसेस, टॉक्सिन, बैक्टीरिया। इनका एबिलिटी होता है एब्जॉर्ब करना, जो भी हमारे बॉडी में गैस हुए रहते हैं, टॉक्सिन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने का एबिलिटी रहता है इस टाइप के ड्रग्स का। एग्जांपल है बिस्मथ, सल्फो सब कार्बोनेट्स, बिस्मथ, सक्सीनेट्स। इन सभी ड्रग्स का एबिलिटी होता है कि एब्जॉर्ब कर पाएँ। एंटासिड, एंटासिड्स एक ऐसा ड्रग्स है जो कि हमारे यूजफुल होते हैं अल्कालाइन सब्सटेंस में यूज टू प्रोसेस द एसिडिक इन स्टोमक। यदि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिडिक हो रखे हैं, स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रखे हैं, तो उसे अल्काली मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए एंटासिड का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जांपल है एमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है। एसिडिफाइड ड्रग्स
एक ऐसा ड्रग्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं यूज टू एनहांस द एबिलिटी टेम्पररीली इन जीआईटी। तो अगर हमारे बॉडी में एसिडिटी हो रखे हैं तो उसे डाइल्यूट करने का एबिलिटी होता है एसिडिफाइड ड्रग्स का, डाइल्यूट HCl। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा ड्रग्स है यूज टू प्रिवेंट और डिले द ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करना या डिले करना एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एग्जाम्पल सोडियम बाइसल्फेट। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट्स। दीज आर द सब्सटेंसेस which are using about protein precipitation। प्रोटीन प्रेसिपिटेशंस में इन एस्ट्रिंजेंट्स का यूज होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रग्स cathartic drugs which are used to enhance the digestion, removes the constipations, expulsions of the intestinal parasites। Example calamine, magnesium bisulfites, etc. Dentifrice are the drugs which are used to remove and cleaning the surface of a teeth। डेंट्रीफाइज का भी काम क्या होता है, टीथ के सरफेस को रिमूव करना, क्लीनिंग करना। एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट। इमेटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू इंड्यूस वोमिटिंग इंड्यूस्ड कराने में एमेटिक का यूज होता है। ZnSO4, CuSO4 एक्सेट्रा। एक्सपेक्टोरेंट्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कफ। एक्सपेक्टोरेंट ये हमारे कफ ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। जो हमें कफ हुआ रहता है तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टोरेंट सिरप ही लेते हैं, जो कि हमारे कफ सिरप कहलाते हैं। हेलमेंटिंग ड्रग्स विच आर यूज्ड टू द अरेस्ट ऑफ ए फ्लो ऑफ द ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हम लोग हेलमेंटिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेंट आर द ड्रग्स विच आर ड्रग्स आर केमिकल विच आर इन वेपर फॉर्म, इनहेल्ड और एडमिनिस्ट्रेट थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द बॉडी। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हमें इनहेलेशंस की ज़रूरत है तो हम लोग उस टाइम पे इसीलिए यूज करते हैं। ये केमिकल और वेपर फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। एग्जाम्पल O2, CO2 एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अकॉर्डिंग टू द एसिडिक सब्सटेंसेस दे आर कन्वर्टेड टू द ब्लू लिमिट पेपर टू द रेड पेपर। ब्लू मतलब फर्स्ट क्या होता है, हमारा लिटमस पेपर्स का कन्वर्सन होता है ब्लू से रेड। हियरिंग द pH इज 7। तो अगर हमारे pH 7 है मतलब ये नॉर्मल है pH। अगर ब्लू pH 7 है मतलब ये नॉर्मल है। अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है तो ये अल्कालाइन मीडियम है। अगर कम हो रहा है तो दिस वन इज द एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो सोर्स और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे। सोर टेस्ट मतलब हमारा जो टेस्टिंग है अल्काली मीडियम में कौन से टेस्ट होते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे टेस्ट होता है, दैट्स आर द टेस्टिंग। नेक्स्ट रिएक्ट विद द बेसिक फॉर्म ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर और सॉल्ट का बेसिक फॉर्म में रिएक्शंस करवाना का बिट प्रोसेस करेंगे। विच आर द कन्वर्टेड रेड लिटमस टू द ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस से रेड से ब्लू में कौन कौन से सब्सटेंसेस कन्वर्ट होंगे वो भी चेक करेंगे। हियरिंग द pH इज ग्रेटर देन 7 मतलब कि pH 7 से कम होगा, जो कि हमारे रेड से ब्लू में कन्वर्सन्स होंगे। इसका टेस्ट बिटर होता है। रिएक्ट विद द एसिडिक फॉर्म सॉल्ट टू वाटर। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट और वाटर में रिएक्शंस होंगे। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारे कुछ थ्योरी हैं जो कि
आर्हेनियस कंसेप्ट बोलते हैं। तो आर्हेनियस कंसेप्ट are the concept in which they are the most important concept for the acidic or basic medium of a substances। the Arrhenius concept में क्या बोला था, ये also known as the Arrhenius theory of ionizations or electrodissociations ionizations, ठीक है। तो this theory is defined as a acid base according to their the formations of a ion when dissolved in water, ठीक है। तो ये थ्योरी किसके बेसिस पे बनाए गए हैं, हमारे एसिड बेस के बेसिस में अकॉर्डिंग टू द वो एसिडिक और बेसिक के हम लोग अगर एसिड और बेसिक सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो उसमें कौन से आयन का फॉर्मेशन होगा उसको ध्यान में रखते हुए ये थ्योरी बनाया गया है। तो आर्हेनियस कंसेप्ट में फर्स्ट बोला गया था, इनका 3 कंसेप्ट है, एक वो आर्हेनियस, दूसरा है ब्रनस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट एंड तीसरा है लुईस कंसेप्ट। तो ये तीनों साइंटिस्ट अपने अपने हिसाब से उन सभी एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस को वाटर में डिजॉल्व किए हैं और वहाँ से जो आयन का फॉर्मेशन हुआ है उसके बेसिस में ये थ्योरी को बनाया गया है। तो फर्स्ट है एसिडिक। एसिड में क्या होता है, व्हेन आर्हेनियस क्या बोले कि एसिड इज ए सब्सटेंसेस दैट आर रिलीज फ्रॉम ए हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम लोग एसिडिक को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन का रिलीज होगा बोल के आर्हेनियस बोले हैं। नेक्स्ट है कि बेस एक सब्सटेंस है जो कि हम लोग जिसे हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा। अगर एसिड में हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, बेस में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो रहा है, दैट्स आर द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस बोल के आर्हेनियस साइंटिस्ट बोले हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस दोनों को मिक्स करोगे तो एक सॉल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा बोल के आर्हेनियस जी बोले थे। नेक्स्ट है आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो आर्हेनियस का लिमिटेशन ये है, वाटर इज एसेंशियल नॉट एक्सप्रेस फॉर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो वाटर एक एसेंशियल सब्सटेंसेस है बोल के इसका फर्स्ट लिमिटेशन से। सेकेंड है कि एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए नॉन एक्वस सब्सटेंसेस एक्सप्रेस दैट्स आर नॉट। तो आर्हेनियस कंसेप्ट में एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्रेस नहीं किया गया है बोल के भी इसका मेन लिमिटेशन है। एग्जांपल है बेंजीन, बेसिसिटी ऑफ एमोनिया इज नॉट एक्सप्लेन, बेसिसिटी ऑफ BF3ClCl3 इज नॉट एक्सप्लेन। तो ये एसिडिटी और बेसिसिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है ब्रनस्टेड लोरी कंसेप्ट। ब्रनस्टेड और लोरी कंसेप्ट में क्या बोला गया है, ये थ्योरी को अकॉर्डिंग टू देयर द एसिडिटी ऑफ ए, यहाँ पे हमारा साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि अगर एसिड सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनर कर रहे हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वहाँ पे हमारे अगर कोई भी एक एसिडिक सब्सटेंसेस वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर रहे हैं तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वह एसिडिक, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो है बेस। इसका लिमिटेशंस क्या है, दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन द प्रोटॉन ट्रांसफरर। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बेस किस पे करता है कि यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एसिडिक, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस। तो यहाँ पे प्रोटॉन का ही एक्सचेंज हो रहा है। इसीलिए ब्रनस्टेड थ्योरी इस कंसेप्ट में बताए हैं कि यहाँ पे खाली प्रोटॉन का ही एक्सचेंजर हो रहा है। दिस कंसेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंसेस। यहाँ पे कोई भी नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंसेस का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है बोल के बोला गया है। एग्जाम्पल CCl3, NO2, इन सभी सब्सटेंसेस का एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस में प्रोटॉन होगा वही सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ब्रनस्टेड और लोरीस थ्योरी में नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लुईस कंसेप्ट में क्या बोला गया है, लुईस कंसेप्ट में ये बोला गया है कि अगर लोन पेयर एक्सेप्टर हैं तो वो सब्सटेंसेस एसिडिक हैं, और अगर लोन पेयर डोनर हैं तो वो सब्सटेंसेस बेस हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लोन पेयर डोनर एक्सेप्टर लोन पेयर सब्सटेंसेस नहीं है
तो हमें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है एमोनिया H+NH3 H+, यहाँ पे दिस वन इज द लोन पेयर, तो ये होगा दिस वन इज द एग्जांपल BF3 एसिडिक के LCl3 Zn2 FeCl3 Fe2 एक्सेट्रा। बेस में हमें NH3 वाटर Cl- JCN एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आरएनएस ब्रंस्टेड लोरीज एंड लुईस कंसेप्ट में हमें समझ में आ गया। आरएनएस में H+ आयन एसिडिक मीडियम में रिलीज होते हैं, बेस मीडियम में OH- आयन रिलीज होते हैं, और ब्रंस्टेड लोरी में प्रोटॉन डोनेट इन H+, प्रोटॉन एक्सेप्टर इन बेस, एंड लुईस कंसेप्ट में लोन पेयर एक्सेप्टर इन एसिडिक एंड लोन पेयर डोनर इन बेस। ट्रेडिशनल थ्योरी में pH लेस देन 7 इज द एसिडिक, pH ग्रेटर देन 7 इज द बेस। ठीक है, तो ये सभी के बारे में हम लोग जाने। तो आज का डिस्कशन हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बफर क्या है, बफर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में जानेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम लोग देखिए कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, डेफिनेशंस ऑफ द सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। उसके बाद हम लोग देखें कि हमारे जो कुछ कंसेप्ट हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एसिड और बेस को डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में देखें। तो हम लोग 4 कंसेप्ट देखें, ट्रेडिशनल, आरएनएस, ब्रंस्टेड लोरीज एंड लुईस कंसेप्ट। ट्रेडिशनल में क्या बोला गया कि pH अगर लेस देन 7 होगा तो वो एसिडिक है, pH ग्रेटर देन 7 होगा तो वो है बेस। उसके बाद क्या हुआ कि आरएनएस कंसेप्ट में क्या बोला गया कि अगर कोई भी सब्सटेंसेस वाटर के साथ डिजल्व होके H+ आयन दे रहे हैं तो वो एसिडिक है, और अगर बेस OH- आयन दे रहे हैं तो वो है बेस। और यदि ऐसे कोई आयन नहीं दे रहे हैं तो देट्स आर नॉट कैन बी डिस्क्राइब। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें ब्रंस्टेड एंड लोरीज कंसेप्ट में, ब्रंस्टेड लोरी कंसेप्ट में ब्रंस्टेड लोरीज पे क्या बोला गया कि यहाँ पे जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन डोनर करेंगे वही एसिडिक होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वही बेस होगा। नॉन प्रोटोनिक सब्सटेंसेस का यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और लुईस कंसेप्ट में बोला गया कि यहाँ पे जो भी लॉन पेयर सब्सटेंसेस होंगे, लॉन पेयर का एक्सचेंजर होगा, वो सब्सटेंसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर लॉन पेयर डोनर होगा तो एसिड, लॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे तो वो बेस। तो आई होप आप लोगों को इन सभी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकती हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।